जी। तो एक सवाल अब जो बार बार होता है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां हिम्मत नहीं करती, भले ही मन से चाहती हैं और बार बार जब एक तरीके से बात करती हैं, कि क्या आरक्षण को खत्म करने का वक्त है या कभी खत्म हो सकता है, आपको लगता है? देखिए, आरक्षण को लागू हुए कितने वर्ष हुए हैं ईमानदारी से? मैं अभी भी देखता हूँ, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हूँ, मैं अध्यापक हूँ, और मैं ये देखता हूँ कि हमने एक व्यवस्था बनाई हुई है जिसे आप संवैधानिक व्यवस्था कहते हैं, जिसमें एक निश्चित प्रतिशत है जो आरक्षित है और एक है जो अनारक्षित है, अनरिजर्व जिसको आप कहते हैं, जिसे जनरल कोटा कहा जाता है। जनरल कोटा से, हाँ, तो जनरल कोटा कहा जाता है, जबकि वो जनरल कोटा नहीं है, ठीक है, जनरल है, जनरल सीट्स हैं। लेकिन जब आप जनरल सीट्स कहते हैं, सामान्य वर्ग कहते हैं, तो उसमें कोई वर्ग बाहर नहीं है, यानी वे जनरल सीट्स शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, रिजर्व वालों के लिए भी ओपन है। हाँ, सबके लिए ओपन है। लेकिन व्यवहार में क्या होता है? व्यवहार में यह होता है कि जब आप दाखिला लेने लगते हैं छात्रों का, वह एमए में हो, वह पीएचडी में हो, वह एमफिल में हो, तब हर तरह की जुगत भिड़ाई जाती है कि जनरल कोटा में बहुत ज्यादा नंबर लाने के बाद भी शेड्यूल कास्ट का कोई व्यक्ति ना है, और अनौपचारिक रूप से यह बात की जाती है कि देखिए ना, इनके लिए तो है ही ना, तो अब यहां भी एक सीट दे दें। इस तरह की बातचीत आप अक्सर इंटरव्यू बोर्ड्स में, जब कोई कैंडिडेट सामने ना हो, इलेक्शंस में भी होता है, इलेक्शंस में भी होता है कि जनरल सीट्स पे नहीं देना चाहते लोग, विरोध करते हैं। हाँ, और इलेक्शन से इसको आप मिलाकर देखिए, और इसी में हमारी बेईमानी जाहिर हो जाती है। हम रिजर्वेशन की बहुत आलोचना करते हैं, लेकिन हम दिल पर हाथ रख के पूछें कि किसी जनरल सीट से अगर एक शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट खड़ा हो तो क्या वो जीत पाएगा? क्यों ऐसा है कि तथाकथित उच्च जातियों के लोग कभी भी किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहते? अनुसूचित जाति के लोग जो जनरल सीट में हैं, वे तो जनरल को चुन लेते हैं, लेकिन आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, और इसीलिए साल दर साल, चुनाव दर चुनाव, कोई भी पार्टी ये खतरा नहीं मोल लेती है कि वो जनरल सीट पर शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट फील्ड कर दे। कोई पार्टी ये खतरा मोल नहीं लेती। कम्युनिस्ट पार्टियां भी इसका ध्यान रखती हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि उनको पता है कि जो अपर कास्ट है, जो ऊंची जाति के लोग हैं, वे अपना प्रतिनिधि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बनाना ही नहीं चाहेंगे। तो सोच नहीं बदली है। हाँ, तो और ये सोच बदलनी किसको है? सोच बदलनी उसको है जिसके पास विशेषाधिकार था। तो अगर आप जाति छोड़ने की बात करते हैं तो पहले आपको छोड़नी पड़ेगी, मुझे छोड़नी पड़ेगी। और उसका मतलब क्या है? मैं उसका मतलब यही मानता हूं कि आप मुझे 25 जनरल सीट से 25 शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट भेजकर दिखा दीजिए, फिर मैं मान लूंगा कि भारत से जाति व्यवस्था को दूर करने का और आरक्षण को खत्म करने का समय आ गया। लेकिन जब तक ये नहीं होता, और ये दूसरी जगह भी लागू होता है, दूसरी जगह लागू होता है कि जिन असेंबली सीट्स पर और पार्लियामेंट्री सीट्स पर मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या नहीं है, वहां से कोई राजनीतिक दल शायद ही किसी मुसलमान को फील्ड करता है। तो दो चीजें हैं भारतीय यथार्थ, वो ये कि ऊंची जाति के लोग कभी भी, तथाकथित ऊंची जाति के लोग तथाकथित निम्न जाति के लोगों को अपना प्रतिनिधि, अपना नेता मानने को तैयार नहीं है। एक, दूसरे, हिंदू मुसलमानों को अपना प्रतिनिधि और अपना नेता मानने को तैयार नहीं। तो आप एक बार ये करके दिखा दीजिए, उसके बाद आरक्षण समाप्ति की बात शुरू होगी। क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया, और देखिए, मुझे ये पता है, मैं आज से 20 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं। मैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर रहा था, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि भी वहां थे, और वो मीटिंग हो रही थी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए जो रिजर्वेशन है उसका सर्वेक्षण करने वाली जो संसदीय समिति थी, उसके साथ बातचीत हुई, और संसदीय समिति ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को फटकारा। उसने कहा कि जो रिजर्व सीट्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, क्योंकि उस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर की, आप उनको नहीं भर रहे।
अब चालाकी क्या की जाती थी कि जो रिजर्व सीट हैं आपने कह दिया नन फाउंड सूटेबल, ये तो अभी तक चल रहा है। ठीक है, अगले साल वो जनरल सीट हो गई। तो ये चालाकी तो की गई है ना, वर्षों वर्षों ये चालाकी की गई। अब जाकर ये हुआ है कि आप उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ। तो ये तो बहुत दबाव के बाद हुआ ना कि आप चूंकि ये चालाकी कर रहे थे तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब आपको प्रोफेसर में भी रिजर्वेशन करना पड़ेगा, एसोसिएट प्रोफेसर में भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप लाते ही नहीं है उनको। तो आपने ईमानदारी नहीं दिखाई है और आपने पूरी कोशिश की है। और ये मैं कोई जैसे अंग्रेजी में एनेक्डोटल एविडेंस कहते हैं उसके आधार पे नहीं कह रहा हूं। अगर आप सर्वेक्षण कर लें, अध्ययन कर लें, और ऐसे अध्ययन हैं और मतलब ये सिर्फ विश्वविद्यालयों की बात नहीं है, आप मीडिया में हैं और न जाने कितने लेख निकले हैं कि ऐसा क्या है कि किसी समाचार पत्र का मुख्य संपादक दलित नहीं है, दलित, किसी टीवी चैनल का हेड दलित नहीं है। तो क्या हम ये मान लें कि 70 वर्षों में दलितों में कोई ऐसा प्रतिभाशाली नहीं निकला जो उस स्थिति तक पहुंच सके? क्या दोष उनका है या दोष आपका? इसलिए आरक्षण समाप्त करने की बात तो तब होगी जब आप प्रतिभा को स्वीकार करना शुरू करेंगे। जब तक आप प्रतिभा को कुचल रहे हैं तब तक आरक्षण बना रहेगा। लेकिन आखिरी बात एक जानना चाह रहा हूँ, मैं तो सोच रहा था कि अभी हमारे जो बड़े राजनीतिक दल हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक शुगर कोटेड वर्ड उन्होंने लिया सोशल इंजीनियरिंग का, कि पिछड़े दलितों की वो सोशल इंजीनियरिंग का इलेक्शंस में, कि पिछड़ी जातियां जो बिल्कुल जो जिन्हें आप सब कास्ट कह रहे हैं, उप जातियां, उनकी भी वो चिंता कर रहे हैं। तो आप तो एहसान मानने को तैयार ही नहीं है। देखिए, ये चिंता तो नहीं है ना, जैसा मैंने कहा, ये यथास्थिति को बनाए रखने की एक तरकीब है कि मैं इस विचारधारा को बनाए रखूंगा। जो विचारधारा ऊंच नीच की विचारधारा है, मैं सिर्फ आपको एक सुख दे रहा हूं, उस सुख के बदले आप इस विचारधारा को जारी रखने दीजिए और इस व्यवस्था को जारी रखने दीजिए। तो सब्सटैंशियली या वास्तविक रूप में तो बदलती नहीं है चीजें जी। वह पूरी व्यवस्था ऊंच नीच की, प्रदूषण की, अलगाव की बनी ही रहती है। अभी भी मैट्रिमोनियल कॉलम्स आप उठा के देखेंगे, जाति, आप तो बहुत स्पेसिफिक आने लग गए हैं कि जाति के आधार पर मैट्रिमोनियल कॉलम्स हो गए। हाँ, जाति के आधार पर शुरू हुए। तो फिर हम किस मुंह से कह रहे हैं? और मैं राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं कि उन्होंने जाति को एक इकाई बना दिया है। ये इकाई है नेगोशिएशन की, बार्गेनिंग की इकाई। और जब आपने बार्गेनिंग, नेगोशिएशन का बना दिया तो और इसको इस कला को भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने परफेक्ट कर लिया, क्योंकि उन्होंने एक एडिशनल फ्लेवर उसमें डाल दिया कि आपको दूसरा पक्ष ये भी तो है ना कि आप उसको बार्गेन करना चाहते हैं। हाँ, जब अनुप्रिया पटेल वहां पहुंच जाती हो उत्तर प्रदेश के चुनावों से पहले, कैबिनेट रिशफल से पहले, या संजय निषाद पहुंच जाते हो, या ओम प्रकाश राजभर पहुंच जाते हो कहीं पर, तो वो बार्गेन कर रहे हैं ना। देखिए ना, भारतीय संसदीय राजनीति जिस तरह बढ़ी है, आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उसका बहुत अध्ययन हुआ है कि वो किस तरह बढ़ी है। वो बढ़ी है क्लाइंट पैट्रन के रिलेशन पर। तो आप मेरे क्लाइंट हैं, मैं आपका काम कराऊंगा। कौन मेरा काम कराएगा? जो मेरा आदमी होगा। मेरा आदमी कौन होगा? जो मेरी जाति का होगा, जो मुझे जानता है, मैं जिस तक पहुंच सकता हूं। तो मैं अपना आदमी खोजता हूं जो काम करा देगा, तो और मैं उसको चुनकर भेजना चाहता हूं। तो जब पूरी समझ यही है कि एक क्लाइंट और एक पैटर्न है, तो एक सुपर पैटर्न है जो कहता है कि ठीक है, आप आ जाइए, आप अपने लोगों के काम करा दीजिएगा, उनको सुख दीजिएगा। तो निषादों का एक प्रतिनिधि होगा, राजभर जो है दूसरे होंगे, तीसरी जाति का प्रतिनिधि वहां आएगा जो अपने अपने लोगों का काम कराएगा, लेकिन सामाजिक व्यवस्था ज्यों की त्यों बनी रहेगी। और कुछ लोग कहते हैं कि ये एक बहाना, मतलब बात ठीक है, लेकिन ये भी तो एक, इस बहाने से भी उन ग्रुप्स को, उन कास्ट को ताकत मिल रही है, चाहे वक्त लग रहा हो। जैसे पहले हुआ कि ओबीसी से पहले मिला, एससी एसटी को मिला, फिर ओबीसी को मिला, फिर अब जो और सब कास्ट हैं उनको मिल रहा है। तो ये भी तो एक बहाना भले ही हो, लेकिन उनको ताकत मिल रही है। मैं इस बात को मानता हूं और इस पर काफी लिखा गया है, कहा गया है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं
कि अपने आप में ये कम बात नहीं है कि आप उनको मंत्री के रूप में देख रहे हैं और आप सांसद और विधायक के रूप में देख रहे हैं, लेकिन यह तो आपकी मजबूरी भी थी क्योंकि रिजर्वेशन लागू हो चुका था, तो आपको तो वो करना ही था। हमें तो अब उसके आगे बढ़ना था ना, उसके आगे बढ़ना था और समाज को बदलने के बारे में भी बात सोचनी थी, लेकिन हमने तो वह किया नहीं। इसलिए जाति की जो पूरी राजनीति हुई, वह राजनीति एक तरह से उल्टी दिशा में चली गई। और मैं इसको दोहरा रहा हूं कि उसमें जो सामाजिक परिवर्तन का तत्व था उसकी हमने पूरी तरह से उपेक्षा की और हमने उसको यथास्थिति को बनाए रखने का साधन बना लिया। तो मैं अपने लिए सुविधा इकट्ठा कर लूं, लेकिन स्थितियां बदले ही नहीं जी। स्थिति तो यही हुई ना। इसलिए तमिलनाडु हो या केरल हो या तेलंगाना हो या बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, अगर एक दलित एक उच्च वर्ण के जाति के लड़की से विवाह कर ले तो उसकी हत्या की आशंका पड़ जाती। तो क्या बदला है? नहीं बदला, तो जैसे मायावती जी ने रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग भी कर दी सर 2007 में, ब्राह्मणों को साथ लेकर सरकार बना ली, वो रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग है। ये इस बात का स्वीकार था ना कि उन्होंने ब्राह्मणों की वर्चस्वशाली स्थिति को स्वीकार कर लिया। तो आप और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब अति आक्रामकता से आप शुरू करते हैं कि जूते मारो और तराजू और तलवार मारो, तो उसके बाद आप पहुंचेंगे यहीं जहां आप ब्राह्मण सम्मेलन भी करने लगेंगे और कहेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश पहचान कर। हाँ क्या था वो नारा? ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, हाथी नहीं गणेश हैं। और उससे पहले था तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तो आप इसकी यात्रा देख रहे हैं ना जी। तो रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग से आप रिवर्स ऑर्डर में चले गए जी। लालू यादव का एक भाषण मुझको याद है पटना में, जिसमें उन्होंने अपने फॉलोअर्स को, अपने अनुयायियों को फटकारा कि वे लालू यादव को भगवान कह के नारे लगा रहे। उसके बाद मैंने देखा लालू यादव गाय की पूजा करने लगे, प्रदर्शन करने लगे छठ का। तो ये सारा कुछ रिवर्स हो गया क्योंकि वे उसी ऑर्डर में लेजिटिमेसी, वैधता हासिल करना चाह रहे थे। चलिए, वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं देता, आपसे बात करने में तो बहुत आनंद आता है। आखिरी बात जानना चाहता हूँ, एक बहुत छोटी सी, कि जहाँ से हमने शुरू किया अम्बेडकर से, क्योंकि अम्बेडकर को थोड़ा बहुत पढ़ा, आप जितना मैंने नहीं पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा, जो कास्ट एनिहिलेशन से लेकर हम जेपी तक मैं बात करता हूँ, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें चली। क्या कोई समय बाद 10 साल 50 साल बाद भी आप देखते कि हम जाति मुक्त व्यवस्था देख सकते हैं हिंदुस्तान, जाति विहीन? मैं चाहता हूं कि ऐसा समय आए कि हम जाति मुक्त व्यवस्था देख पाएं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर जाति पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में मोबिलाइजेशन का आधार बन जाएगी, निगोशिएशन का आधार बनेगी, तो वो परपिचुएट करेगी, खुद को दोहराती चली जाएगी। और यह निर्णय एक समय लेना होगा, और यह निर्णय हो सकता है क्रांतिकारी निर्णय हो। मैं यहाँ तक प्रस्तावित करना चाहूँगा कि क्या 3 दल मिलकर यह निर्णय कर सकते हैं कि वे 100 जनरल सीट पर 100 शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स को फील्ड करेंगे। तो वे एक तरह से समाज को चुनौती देंगे कि तुमको इनको चुनना ही होगा, तुम्हारे पास उपाय नहीं है। तो इसलिए उन सारी सीट्स में कंपटीशन अगर शेड्यूल कास्ट के बीच ही हो, मैं मतलब आप जिसको तुरंत सोचना कहते हैं, मैं तुरंत सोच के कह रहा हूं, आपको कुछ इस तरह के फैसले करने होंगे, उसके बिना जाति मुक्त समाज की मैं कल्पना नहीं कर पाता हूं। क्योंकि हम असमानता के सिद्धांत को अगर मानते रहेंगे तो हम जाति मुक्त व्यवस्था बना भी नहीं सकते। लेकिन ये परकोलेशन बहुत नीचे तक है, जो आपने शुरू में कहा कि भाई हम नीचे तक भी इस बात का सुख है कि जो एक सीढ़ी भी ऊपर की जाति है सो कॉल, वो अपने से नीचे वाले को सप्रेस करके रखना चाहते हैं। बिल्कुल, आप ये देखिए, मुझे मेरे छात्र ने बतलाया कि उसका एक मित्र छत्तीसगढ़ में शोध कर रहा था समाजशास्त्र का, और जब वो वहाँ गया और एक गांव में एथनोग्राफिक स्टडी कर रहा था, और उस एथनोग्राफिक स्टडी में उसने देखा कि वहाँ का जो आदिवासी वर्ग था वह वहाँ के अनुसूचित जाति के साथ छूत-छात, भेदभाव, उसे रसोई तक ना आने देना या कर रहा था। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी एक ऐसा समुदाय है जो इससे मुक्त है।
तो हम इसलिए यह सुख हर किसी को प्राप्त है जी। और जब तक उस पर सोचना लोग शुरू नहीं करेंगे तब तक उस विचारधारा से मुक्ति नहीं होगी। देखिए, यह बहुत आसान है हम ब्राह्मणवादी, ब्राह्मणीय कहकर और भर्त्सना कर दें, लेकिन हम सारे के सारे लोग इस ब्राह्मणवादी विचारधारा में विश्वास करते हैं। विश्वास, वो नीचे तक वही बात है। हाँ, तो जब तक आप उस विचारधारा और जब में आप कास्ट की बात नहीं करते हैं तो वो एक आपके पास ब्राह्मणिकल क्लास भी हो गई है। प्रोफेसर अपूर्वानंद होंगे तो वो लेक्चरर से को थोड़ा सा अलग ग्रुप रखते हैं, और लेक्चरर साहब जो है वो पीएचडी स्टूडेंट को थोड़ा सा अलग रखते हैं। तो एक सोशल कैपिटल आपके पास है, कल्चरल कैपिटल आपके पास है, आप उसका इस्तेमाल करते रहते हैं और खुद अपनी ताकत को आप बढ़ाते रहते हैं। जी। हम सब लोगों को इसके बारे में सोचने की जरूरत है। यह आसान नहीं है क्योंकि यह हजारों वर्षों का सामाजिक अभ्यास है। हम इसलिए निराश हो जाते हैं कि हम 70 साल देखते हैं, हमें लगता है कि 70 साल में भी नहीं टूटा। तो हमें तो ये सोचना चाहिए ना कि विजय त्रिवेदी या अपूर्वानंद 70 साल नहीं है, वे 2000 साल हैं जी। अगर मेरी हड्डी में एक अंश भी 1000 साल पहले का है, एक कण भी, तो मैं क्या उससे कैसे मुक्त हूं? तो मुझे तो उससे संघर्ष करना है जी। लेकिन पर तो अपूर्वानंद जो है आक्रामकता का साथ नहीं देते हिंदुस्तानी सोशल सिस्टम की तरह। दुष्यंत कुमार की तरह से नहीं है कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, इसमें कहता है कि आसमान में सुराख नहीं। देखिए ना, इसमें आपको सुख बहुत मिलेगा। आपने नक्सलवादी आंदोलन की बात की थी, लेकिन इसलिए आपने नेताजी को नेता नहीं बनाया हिंदुस्तान में, गांधी को बनाया। हाँ, नहीं, ये इसमें सुख बहुत है, सुख ये। और मेरे एक मित्र कहते हैं जो सर, फिर वही बात लंबी हो रही है, लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन है। अपनी बात खत्म कर रहा हूं, अगर आप अपनी बात करें कि अगर आपने आक्रामक तरीका अपनाया, और आक्रामक का मतलब है हिंसा का तरीका अगर आपने, तो मेरे मित्र कहते हैं कि माओवादी कहते हैं कि वे लोगों को मुक्त करने के लिए हिंसा कर रहे हैं, राज्य के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन एक जंगल में एक माओवादी से अगर आपकी मुलाकात हो तो आप जो कि निहत्थे हैं, आपके लिए वही राज्य है, क्योंकि उसके पास बंदूक की ताकत है जी जी। तो आप उसके सामने शक्तिहीन हैं और वो राज्य है। तो इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि हिंसा और टकराव ये आगे नहीं ले जाता। पर सर, आप ही ने सिखाया कि कहते हैं कि बेटा यदि रोए नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। रोने की बात वो भी आक्रामकता है, वो भी आक्रामकता है। नहीं, यहाँ रोने का मसला ही नहीं है, यहाँ इस बात को स्वीकार करने। आपने कहा कि चुनौती अपने आप में आक्रामकता है, आपने चुनौती दी। मैं उस आक्रामकता का मतलब केवल हिंसा नहीं है। हाँ, मैं उस आक्रामकता के पक्ष, तो उस हिसाब से तो गांधी बहुत आक्रामक थे ना, और इसी वजह से गांधी को हमला झेलना पड़ा। मेरे देवघर के पंडों ने ही गांधी पर हमला किया था, क्योंकि वे देवघर के मंदिर में लेकर जा रहे थे दलितों को या हरिजनों को, जिनको हरिजन कहते थे, और देवघर के पंडे घुसने नहीं देना चाह रहे थे। तो इसलिए गांधी का तो वो कदम भी उस वक्त उच्च जाति के लोगों ने आक्रामक माना। आक्रामक जी, वही कह रहा हूं, चुनौती अपने आप में आक्रामक होती है। जी हाँ, मैं उस आक्रमण के पक्ष में हूँ। त्रिलोचन ने कहा है कि मैं धर्म के दुर्गों पर आक्रमण करता हूँ, मैं उस आक्रमण के पक्ष में। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके साथ तो बातचीत लंबी चल सकती है जितना चाहे, क्योंकि आपके पास इतना ज्ञान का भंडार है। थोड़ा सा ज्ञानवर्धन मेरा हो पाया है, क्योंकि मेरे पास संग्रह के लिए भी जगह कम है ना दिमाग में। नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया सर।